हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। मैंने आपको DPP 1 का सलूशन बता दिया था। DPP 1 मैंने डिस्कस कर दिया था। आगे आपको DPP 2 और इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन, जिसमें कि वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के क्वेश्चन डिस्कस होते चले जाएंगे, है ना। वो DPP का सलूशन आपको अलग से मिलता रहेगा। जैसे कि मंडे को आपको DPP का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट DPP का सॉल्यूशन। तो खैर हम लोग बेटा एरर इन मेजरमेंट पढ़ चुके थे। इसमें मैं आपको एक पैरेलैक्स मेथड आपको समझा देता हूँ, है ना बेटा। पैरेलैक्स मेथड हम आपको समझा देते हैं बेटा। तो देखिए पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यूज़ ही नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये NCERT में डिस्कस है इसलिए हम लोग करते हैं। आप देख रहे होंगे इतने सारे DPP हम लोग को मिला है, कहीं भी आपको पैरेलैक्स का मेथड का क्वेश्चन नहीं मिला होगा, क्योंकि वो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, बस आपको एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ मैं। देखिए पैरेलैक्स मेथड में क्या होता बेटा कि पैरेलैक्स मेथड से हम किसी मीडियम डिस्टेंस पर अगर कोई स्टार है तो उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। मीडियम डिस्टेंस पे कोई स्टार है, यानी स्टार बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस स्टार के डिस्टेंस को हम पैरेलैक्स मेथड से मेजर कर लेते हैं, है ना। पैरेलैक्स मेथड से मेजर कर लेते हैं। तो मीडियम डिस्टेंस का जो स्टार है उसका जो है डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। जिसमें देखिए बेटा ये मान लीजिए स्टार है, सपोज दैट S, ये स्टार है S। अब यहाँ पर बेटा मान लीजिए हम इस पॉइंट से A से इसको देख रहे हैं, A पॉइंट से देख रहे हैं, ये मुझे इस डायरेक्शन में यहाँ दिख रहा है। मैं A से देख रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है। अब ये जो डायरेक्शन है बेटा ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये स्टार है बेटा, स्टार जो कि मीडियम डिस्टेंस पर है। मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास नहीं, मीडियम डिस्टेंस पर है। तो देखिए बेटा यहाँ पर बेसिकली मान लीजिए कि ये कोई एक डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन के साथ ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो आपने ये θ1 नोट कर लिया। चलिए भाई θ1 नोट कर लिया, या थीटा बना रहा है या θ1 बना रहा है। फिर उसके बाद बेटा ये आप दूसरी जगह से फिर इसका डिस्टेंस इसको देखते हैं, स्टार को मान लीजिए B से देख रहे हैं, तो आप इसको देख रहे हैं, आपको ये इस डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये चूंकि डायरेक्शन मैंने फिक्स किया हुआ है, तो ये जो डायरेक्शन है उसके साथ ये θ2 एंगल बना रहा है। और बेटा ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, A और B के बीच का डिस्टेंस कम है, क्योंकि अर्थ पे ही तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। तो इस डिस्टेंस को मैंने माना x, ये माना r, और ये देखिए ये θ1 होएगा, ये θ2 होएगा, बीच का एंगल θ1 प्लस θ2 दैट इज थीटा मान लीजिए। तो बेटा ये इस आर्क की तरह काम करेगा, ये सर्कल के सेंटर की तरह काम करेगा। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस x अपॉन r, है ना। वेर थीटा इज इन रेडियन, थीटा क्या होगा बेटा रेडियन में होगा, थीटा इज इन रेडियन, डिग्री में नहीं बेटा रेडियन में होगा, क्योंकि साइन कॉस नहीं लिख रहे हैं इसलिए थीटा इज इन रेडियन। इस तरह से अगर मुझे r सॉल्व करना है, ये r है, r सॉल्व करना है तो r बराबर हो जाएगा x अपॉन थीटा। अब ये बेटा बेसिकली x अपॉन थीटा इस तरह से अर्थ से ये कितने डिस्टेंस पर ये निकाल लेते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। हमने तो ये पढ़ लिया कि भाई थीटा बराबर x/r से क्वेश्चन सॉल्व, बट इसमें पंगा ये आता है कि ये डायरेक्शन फिक्स है, ये डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ये क्या है। ये हम बोल रहे हैं सर इस डायरेक्शन के साथ θ2, इस डायरेक्शन के साथ θ1, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये एक पंगा पड़ेगा पहले तो देखिए बेटा ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है देखिए बेटा ये कैसे देखते हैं। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन है इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, बहुत दूर जो स्टार है, बहुत दूर, तो क्या होता है बेटा बहुत दूर जब होता है स्टार, बहुत दूर एकदम बिल्कुल इन्फिनिटी पर समझ लो, बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर है,
तो उस स्टार को जब हम अर्थ से देखते हैं, चाहे वो यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, वो हमें एक ही तरफ दिखता है, वो हमें एक ही तरफ दिखता है। जब कोई चीज़ बहुत दूर है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से देखूँ, उसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन होता है बेटा, इसको साइंटिस्ट ने कैसे सॉल्व करा, ये कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ने कैसे करा, तो बहुत दूर से आने वाली जो लाइट होगी उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो स्टार वहीं नज़र आएगा उसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन उस फिक्स कर लिया गया। तो ये दिस इज़ नॉट अ इजी टास्क, ये इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, उसका धीरे धीरे फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ढूंढा गया कि ये डायरेक्शन फिक्स कैसे करें। तो हम बोलेंगे कि बहुत दूर जो लॉन्ग डिस्टेंस पर जो स्टार है, वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, उससे आने वाला जो लाइट है, वो उससे आने वाला जो लाइट रेज है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। चाहे वो अर्थ के आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाए, वो डायरेक्शन फिक्स है। तो पहले उस डायरेक्शन को फिक्स कर लिया कि भैया वो वाले स्टार से आने लाइट फिक्स डायरेक्शन में, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सन जो है, अब आप मान लो, जैसे मान लो आप घर पे हो तो सन से आने वाली लाइट जिस तरह से मॉर्निंग में दिख रही है, अब अगर आप घर से मार्केट चले गए तो सन से आने वाली लाइट उसी तरह से दिखेगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ पूरब से अब वो पश्चिम की तरफ दिखने लगेगा सन, वो बहुत दूर है, आने वाली डायरेक्शन फिक्स लगती है, फिक्स होती हैं। तो उसी तरह बेटा यहाँ पर भी बहुत दूर से आने वाले जो स्टार से जो लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी। ये पास वाला जो होता है, यहाँ देखते हैं तो इतना एंगल, इधर से देखते हैं तो इतना एंगल, वो डिफरेंट हो जाता है। तो पहले तो ये वाला डायरेक्शन समझ में आ गया। उसके बाद अब ए से बी तक गए, तो ये ए से बी तक में भी पंगा पड़ता है। ए से बी तक में पंगा इसलिए पड़ता है बेटा क्योंकि अर्थ जो है वो तो मूव कर रहा है, अर्थ ऑलरेडी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है सन के चारों ओर। तो पंगा ये होता है कि अर्थ की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो क्या सोच लिया गया कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जब अर्थ यहाँ पर आता है, उसके बाद जब यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक जब आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हर 6 महीने में ये यहाँ से यहाँ, फिर 6 महीने में यहाँ, फिर 6 महीने में यहाँ, तो हर 6 महीने में यहाँ से आता है। तो आप इसे ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, आप इसे ए मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं। एक बार यहाँ से स्टार को देखेंगे, एक बार यहाँ से, और ये फिक्स्ड है, इससे पता चल जाता है। तो ए और बी कहने को तो अर्थ पे होता है, लेकिन बेसिकली स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, सन से भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो अर्थ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है अपनी अर्थ, तो 6 महीने में ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आती है। जैसे यहाँ पर है तो ठीक सामने यहाँ आ जाएगा अर्थ। तो बेटा ये और ये डिस्टेंस हमें पहले से पता है, ये और ये डिस्टेंस हमें पहले से पता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो डिस्टेंस पता करते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन आए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं, उस डिस्टेंस को। तो कभी अगर आएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो खैर ये जो डिस्टेंस है वो सब हम लोग को उधर की तरफ नहीं जाना है, वो सब हमें उधर की तरफ नहीं जाना है कि सर अब चलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या करते हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना बेटा, वो सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ए और बी इसी को एक्स कह रहे हैं, और आराम से एंगल पता है, एक्स पता है, आर सॉल्व कर लेते हैं। ये पैरेलैक्स मेथड है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार एट ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, मीडियम डिस्टेंस हो, एवरेज डिस्टेंस हो, है ना, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस मेथड इज यूज टू मेजर, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार at medium distance, that is not far away,
ये कहानी है बेटा पैरेलैक्स मेथड की। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपको बस जानना है, सुन लेना है, कॉपी में लिख लेना है, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेटा पैरेलैक्स मेथड मैंने चर्चा करा है और आपको कहीं सवाल नहीं मिलेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से पैरेलैक्स मेथड और पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा और नॉलेज मिल जाएगा, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट जो पहला चैप्टर है उसमें मेजरमेंट वाले में आप वहाँ पर आएंगे तो आपको वहाँ पर जो है पैरेलैक्स मेथड का टॉपिक मिलेगा। आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ यही नज़र आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप एक बार उससे भी पढ़ सकते हैं, वीडियो रिप्ले कर सकते हैं, और अगर थोड़ा और ज़्यादा जानना तो एनसीईआरटी का वो पूरा पेज पढ़ सकते हैं, वो पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है। हालांकि कोई क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बेटा एरर इन मेजरमेंट ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। डीपीपी आपको सॉल्व करना है, डीपीपी आज बनाइए। डीपीपी आपको बनाना है। डीपीपी 1 कंप्लीट हो गया है। डीपीपी 1 में 4-5 क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट में छोड़े क्योंकि वो बहुत आसान थे, पुराने जैसे क्वेश्चन उसी टाइप के थे, आपको बनाना है। डीपीपी 2 आपको कल इसका आप डीपीपी 2 भी बनाएंगे आज और कल में, दोनों दिन में। मंडे को डीपीपी 2 का सलूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, और डीपीपी अब आपको रेगुलर मिलेगा। हर चैप्टर में आपको डीपीपी मिलता जाएगा और डीपीपी आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डीपीपी आपको सॉल्व करना है। डीपीपी आपको डेली के डेली सॉल्व करना है बेटा। डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसका आपको सलूशन मिलेगा। जो नहीं बना है वो सलूशन देखिए कैसे बन रहा है, कैसे क्या है, कंसेप्ट कहाँ लैकिंग है वो आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेटा अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा उस चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस। इस चैप्टर को आप ऐसे समझो बेटा कि इस चैप्टर के बिना फिजिक्स इमेजिन नहीं करी जा सकती है। ये चैप्टर आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज़ होगा। जैसे यूँ समझो कि ये इंसान के शरीर में जैसे खून होता है, ब्लड होता है, उसी तरह से हर हिस्से में ब्लड है, उसी तरह से हर फिजिक्स के हर चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस का यूज़ है। सो याद रखिए ये चैप्टर आपको बहुत क्लियर करना है। इस चैप्टर में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, परफेक्ट बनना है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। अब दिक्कत नहीं आए, बाद में भी दिक्कत नहीं आए। इसलिए इस चैप्टर में आपको बहुत आराम से एहतियात बरतना बेटा, एकदम बिल्कुल बी अलर्ट होना चाहिए। आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी आपको सॉल्व करना है, डेली के डेली डीपीपी मिलेगा, डीपीपी सॉल्व करना है, उसके बाद उसका अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे काम डेली के डेली करने हैं। अब धीरे धीरे आपका काम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपका जो है स्टडी और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए डीपीपी मिलने लगा, अब डीपीपी मिलेगा और उसके बाद डीपीपी, फिर बुकलेट, डीपीपी बुकलेट, ये सब चलेगा। आपको पूरा थ्योरी देखना है, मैंने जो थ्योरी पढ़ाया उसको पूरे को आपको नोट्स में लिखना है, फिर रफ में प्रैक्टिस करना, उसमें एग्जाम्पल कराया है, नोट्स में लिखना है, रफ में प्रैक्टिस करना है, फिर डीपीपी मिलेगा, फिर डीपीपी बनाने हैं। 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेली मिलेगा, नहीं बनेगा फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है वो कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए तो अब बेटा हम लोग यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होता है बेटा, फिजिक्स में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग नाम लेते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ दरअसल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है बेटा वो बेसिकली आप समझिएगा ध्यान से, स्केलर क्वांटिटीज़ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहा गया, कुछ क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा गया। देखिए मेनली 2 ही होते हैं, मोटे तौर पे मेनली 2 ही होते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। एक कभी कभी बस एक जानकारी रखनी है बस कि एक थर्ड भी है जिसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़।
टेंसर क्वांटिटीज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज विच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना बेटा, बल्कि पढ़ना ही नहीं है, बस एक चीज़ आपको जानना है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। मोटे तौर पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। ये बहुत रेयरली आपको पढ़ना ही नहीं है, बस आपको जानना है, सुना होना चाहिए, टेंसर क्वांटिटी जो कि नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर है। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली आप ये समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, ये हमें पढ़ना है। इसमें वेक्टर का पूरा कहानी पढ़ना है बेटा। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए बेटा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, बहुत आराम से सुनना बेटा। स्केलर क्वांटिटीज, तो क्वांटिटीज तो पूरा ही लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। स्केलर क्वांटिटी, देखिए स्केलर क्वांटिटी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। हम बोलते हैं दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, बोलते हैं ना बेटा, सुना होगा आपने, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली is said to be the scalar quantity, but beta this is not the accurate definition, this is not the accurate concept. स्केलर क्वांटिटी दरअसल वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, कुछ एक में डायरेक्शंस भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड जैसे आप बोलते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड। यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में नंबर होता है और यूनिट होती है, मल्टीप्लाई में रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे 1 kg बोलते हैं आप, तो 1 और kg, 1 इज द नंबर एंड kg इज द यूनिट, मिला करके इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी हो सकता है। देखो ये चीज़ लोगों को नहीं पता, डायरेक्शन भी हो सकता है। हाँ, जैसे देखो बेटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, इसे बोलते हैं ना 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, और इसमें डायरेक्शन भी होता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आपने पढ़ा होगा ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप एक बात बताओ, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है। तो बेसिकली बेटा एक रूल होता है, एक रूल होता है, उस रूल को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा रूल। एक रूल होता है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है उसे बोलते हैं स्केलर। यानी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कुछ क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, बट दिस क्वांटिटीज डू नॉट ओबे द वेक्टर अलजेब्रा रूल। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर, और जो ओबे करते हैं वो बोलते हैं वेक्टर। देखिए बहुत सिंपल कहानी है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि बेटा मैं एक आईपीएल में अपनी टीम बनाना चाह रहा हूँ। आईपीएल क्रिकेट वाला आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं ना उसको। बेटा अब मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसे आईपीएल में उतारूंगा, रजिस्टर करूँगा उसे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट, देखिए मैं आगरा में जॉब करता हूँ, आगरा में रहता हूँ, तो आप आगरा के नाम पे कोई टीम सोच लीजिए, कोई भी क्रिकेट टीम बढ़िया वाला सोच लीजिए, नाम सोच लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया सा आगरा लॉयंस होता है ना, आगरा लॉयंस, शेर, आगरा लॉयंस, या कुछ भी आगरा के नाम पे कोई आईपीएल टीम बनाना चाहते हैं हम, ठीक। अब मैंने सोचा कि भाई टीम में 11 प्लेयर्स रखने हैं, मुझे अच्छे प्लेयर रखने हैं, बढ़िया क्रिकेट प्लेयर्स रखने हैं। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने आओ भाई आओ, जो क्रिकेट खेलता आओ। एक हॉल में मैंने सभी क्रिकेट प्लेयर जो भी खेलते हैं, थोड़ा बहुत, जहाँ भी कोई गली में खेल रहा है, कोई जाके फील्ड में खेलता है, उन सभी को मैंने बुलाया, सबको मौका दिया कि आओ भाई आओ। अब वो सब आ गए, सब बैठे हुए बढ़िया से। मैं आया, हॉल के अंदर एंट्री मारा, क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैं अपनी आईपीएल टीम बनाना चाह रहा हूँ।
मुझे बेस्ट प्लेयर्स चाहिए। तो मैंने बोला हाँ भाई, आप सभी लोग आ गए। अब एक सोचना बेटा, बगल में ये सोचना कि ये जो लोग आए हुए बैठे कमरे में हैं, हॉल में, वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना? सब के सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये आदमी फिजिकल क्वांटिटी, ये आदमी फिजिकल क्वांटिटी, ये आदमी फिजिकल क्वांटिटी, ये आदमी फिजिकल क्वांटिटी, सब के सब लोग आदमी, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सभी को फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरह नज़र से समझना। सबको फिजिकल क्वांटिटीज़ मान गए, ये मास है, ये करंट है, ये फोर्स है, ये पावर है, वो एनर्जी है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये है, वो है, ऐसे करके सोचना। ठीक। अब मैंने बोला हाँ भाई, आप लोग क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आईपीएल में खेलना चाहते हैं? सब लोग यस, आईपीएल में खेलना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने बोला हाँ भाई, जो लोग शूज़ पहन के आए हैं वो बैठेंगे, जो चप्पल पहन के आया है वो नहीं बैठेंगे। तो पता चला सब ने शूज़ पहना हुआ है, क्योंकि सब क्रिकेट प्लेयर है, सब शूज़ पहने हुए हैं। वेरी गुड। अब शूज़ को मैग्नीट्यूड समझना बेटा। शूज़ को क्या समझना? मैग्नीट्यूड। जूते पहने हुए हैं क्योंकि क्रिकेट प्लेयर है, दौड़ना भी होगा। मैं बोलूँगा दौड़ो अभी, चप्पल पहने वाले थोड़ी दौड़ पाएंगे। दौड़ो अभी, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, फील्डिंग करो, मैं सब करवाऊंगा अभी। तो देखा मैंने, सब लोगों ने जूते पहने हुए थे, यानी सबके पास मैग्नीट्यूड है, यानी एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स ओन मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, सबको फिजिकल क्वांटिटी समझना, सबने जूते पहने, मतलब सबके पास मैग्नीट्यूड है। अब मैंने बोला वेरी गुड यार, सबके पास मैग्नीट्यूड है, कौन इसमें रियल प्लेयर होगा? फिर मैंने दूसरा बोला ऐसे ही, मैंने बोला जिन लोगों ने चश्मा पहना हुआ है बिल्कुल ब्लैक वाला, वो मेरे टीम में रहेंगे, वो मेरे टीम में रहेंगे। जिन्होंने चश्मा नहीं पहना है वो बगल के कमरे में जाके बैठ जाएं। तो देखा आधा से ज़्यादा लोग बगल के कमरे में जाके बैठने लगे। क्यों भाई? तो उन्होंने चश्मा ही नहीं पहना था। अब चश्मा को सोचो डायरेक्शन की तरह, चश्मा को सोचो क्या समझो बेटा? डायरेक्शन की तरह। मैंने अपनी क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया। तो मैंने सोचा कि जो चश्मा पहनेगा, बढ़िया गोगल, स्टाइलिश क्रिकेट प्लेयर्स, उनको मैं अपनी टीम में लूँगा। तो जो चश्मा पहने हुए थे वो तो यहाँ बैठ गए, और जो चश्मा नहीं पहने थे वो वहाँ बाहर गए। यानी मेरे रूल्स अपने रूल्स हैं। सपोज दैट अपना एक एग्जांपल ले लो, मैंने अपने रूल बनाए, मैं चश्मे वाला जो बिल्कुल गोगल पहन के आएगा, स्टाइलिश बन के आएगा, उसको मैं रखूँगा। तो जो चश्मा नहीं पहने थे वो उधर चले गए। अब जो बच गए उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, शूज़, और चश्मा मतलब डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन भी है ना बेटा? मैग्नीट्यूड भी है यानी शूज़ भी पहने और चश्मा भी लगाए हुए हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। उधर जो कमरे में उनके पास केवल शूज़ है, चश्मा था नहीं, इसीलिए वो वहाँ बैठ गए। क्लियर हो रहा है? विजुअलाइज हो रहा है? वेरी गुड। अब मैंने बोला हाँ भाई, अब आप इस कमरे में इतने ही लोग बचे हैं जिनके पास शूज़ भी है, जिनके पास ग्लासेस भी हैं, बहुत बढ़िया। आप जूते भी पहने, चश्मा भी, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, बहुत बढ़िया। अब मैं उनसे पूछने लगा क्रिकेट के रूल्स। एक ओवर में कितने बॉल, लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा, बोलो किधर मारा, ऑफ साइड में 4 रन बनाया, बोलो ऑफ साइड किधर, ऑन साइड किधर, है ना? ऐसे करके मैंने सबसे एक एक करके रूल पूछना शुरू किया। इसमें मुझे कुछ ऐसे भी गधे मिले जिनके पास शूज़ भी है, जिनके पास चश्मा भी है, कहने को बोलते क्रिकेटर है, और मैंने जब उनसे रूल पूछा तो वो रूल नहीं जानते थे। मैंने बोला उठ उठ, फटाफट उठ, तेरे को तो रूल पता नहीं, तो क्रिकेट कैसे खेलेगा? तो उनको भी मैंने उठाया, मैंने कहा उसी कमरे में जाके बैठ जा। तो यहाँ से कुछ लोग उधर जाके बैठ गए, यहाँ से कुछ लोग उधर जाके बैठ गए। तो बताओ बेटा, उस बगल के कमरे में कोई आदमी झांक के देगा तो उसे क्या नज़र आएगा? उसे नज़र आएगा अबे कुछ ने तो, सब ने पहले तो शूज़ सबने पहना हुआ है, लेकिन कुछ ने तो चश्मा पहना हुआ है, कुछ लोग बिना चश्मे में घूम रहे हैं भाई, है कि नहीं? अब जो इस रूम में बच जाएंगे, जिनके पास शूज़ भी है, चश्मा भी है और क्रिकेट के सारे रूल जानते हैं, हम बोलेंगे ये हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, यही मेरे टीम में खेलेंगे, यही मेरे टीम में खेलेंगे। तो इनको बोलेंगे वेक्टर्स और उनको बोलेंगे स्केलर। वेक्टर आर द क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड, शूज विच हैविंग डायरेक्शन, चश्मा, एंड obeys the rules are called vector. In scalar, the quantities all having magnitude, each having magnitude, some quantities also having direction, chasma, some quantities also having direction, some quantities only having magnitude, some quantities having magnitude and direction both, but they don't obey the rule, so these are scalar quantities. ये नहीं आया समझ में? कितना सिंपल। तो एक एग्जाम्पल, एक कहानी बनाया,
ये कहानी कितनी छोटी सी स्टोरी थी, कितनी अच्छी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी को अगर आप समझ जाओगे बेटा तो आपको स्केलर और वेक्टर में फ़र्क समझ में आ जाएगा। अगर मुझसे कोई कहे आपसे अगर कोई सवाल पूछे किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्या वो वेक्टर है? तो बोले नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो रूल ओबे किया तो वो वेक्टर हो जाएगा, और अगर वो रूल ओबे नहीं किया तो स्केलर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता? नहीं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड, सम क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट दे डोंट ओबे द रूल्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज लिख देते हैं, दोज क्वांटिटीज, अब शॉर्टकट में लिखते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड some quantities also having directions but the quantities do not obey the vector algebraic rule। अब वेक्टर अलजेब्रिक रूल पढ़ लेंगे बेटा, टेंशन मत लो। वेक्टर अलजेब्रिक रूल आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। बहुत सिंपल सी बात है, तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कुछ क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी साथ साथ होता है, बट दे डोंट ओबे द वेक्टर अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का एडिशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक अलग चीज़ है बेटा। मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो पढ़ते हैं, वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट एक रूल है, अलग ही है। जो इस वेक्टर अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर, और ये फॉलो नहीं कर रहे इसलिए इसे बोलते हैं स्केलर। तो बहुत सिंपल है, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, सम क्वांटिटीज ऑल्सो हैविंग डायरेक्शंस बट द क्वांटिटीज डू नॉट ओबे द वेक्टर अलजेब्रिक रूल आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में देखिए एग्जांपल के लिए मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर, करेंट। देखो करेंट में डायरेक्शन भी होता है बेटा, प्रेशर, ETC, बहुत सारे हैं। इन सभी में देखिएगा करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, सब में मैग्नीट्यूड तो है ही, करंट में डायरेक्शन भी, प्रेशर में भी डायरेक्शन है, बट दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रिक रूल ओबे ही नहीं करते हैं। इसलिए आज के बाद आप स्केलर के बारे में अपना एक ब्रॉड माइंड रखेंगे, एक ब्रॉड व्यू रखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। अरे यार हद है भाई, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, कुछ क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो मिलता है। द मेन पॉइंट इज कि वो वेक्टर अलजेब्रिक रूलों में नहीं करते, इसलिए वो स्केलर बेचारे। चलो जिनके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है ही नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही स्केलर है। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर भी वो बेचारे स्केलर है, क्योंकि वो रूल ओबे नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं बेटा। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, दोज क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, both having magnitude and direction
both having magnitude and direction and as well as follow vector algebraic rule, बड़े आराम से, जोर से बोलो, बड़े आराम से, vector algebraic rule are called vector quantities, तो ये है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ बहुत ही सिंपल कहानी है, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और इसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रिक रूल भी फॉलो करता है, इसलिए वेक्टर। याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे, कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई एक वेक्टर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, नहीं, वेक्टर अगर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ये डेफिनेट है, एकदम डेफिनेट है। और वेक्टर अलजेब्रा तो फॉलो करेगा ही, है ना। तो इसलिए बेटा ये वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन हुआ। और अगर मैं इसमें एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे टेंशन मत लो। तो ये बेटा वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन है। कोई नहीं घबराएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई नहीं घबराएगा, बिल्कुल आराम से समझना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन आपके सामने है, वेक्टर क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन आपके सामने है। आपने दोनों डेफिनेशन को ठीक से समझा। वीडियो को रीप्ले करके एक बार फिर से दोबारा समझ लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो नोट्स में लिख लेना, रफ में एक बार ये पूरा लिख लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बहुत छोटी छोटी बातों पे काम करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे चलते चलो। कोई भी दूसरा तीसरा रास्ता फॉलो नहीं करना है। एक रास्ता जो मैंने बताया उसी डायरेक्शन को पकड़ के चलना है, बिल्कुल सीधा चलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा टेंसर पढ़ना हो, टेंसर क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से। तो हम बोलेंगे द क्वांटिटी, बड़े प्यार से, द क्वांटिटी विच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, is called tensor quantity। बहुत आराम से सुनना बेटा। यानी वो क्वांटिटी जो ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर, उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और डोंट वरी, हम लोग नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइंटिस्ट बनने वाली तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को इस स्टैंडर्ड पे टेंसर क्वांटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस केवल जान लेना है, एक आध सवाल कहीं मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, एग्जाम्पल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है। ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे शॉर्टकट में m.I से लिखते हैं बेटा। ये बस एक ही आपको फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी है। आप बोलेंगे सर कोई दूसरा, तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें जब याद मालूम ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, तो हमें आगे आता भी नहीं है। आपको बस याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, ना तो स्केलर और ना ही वेक्टर। ये बहुत सिंपल है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत प्यार से, ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत प्यार से। अब यहाँ पर बेटा
हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। स्केलर एनालिसिस तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है तो उसमें तो मैथमेटिकल रूल लगता ही है, अलजेब्रा का रूल फॉलो ही होता है। ऐड कर सकते हो 1 kg प्लस 1 kg 2 kg, 1 kg माइनस 0.5 kg 0.5 kg, वो सब अलजेब्रा का रूल, जो मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सब स्केलर के साथ लग जाता है, ईजिली हो जाता है, बहुत सिंपल है। वेक्टर के लिए वेक्टर अलजेब्रा रूल है। तो ये जो है बेटा वेक्टर एनालिसिस हमें सही से पढ़ना होगा। ये सीख जाओगे, बहुत प्यार से सीख जाओगे, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर तुम्हारा यूज़ ज़रूर होगा बेटा। अगर तुमने वेक्टर सही से समझ लिया तो हर चैप्टर पढ़ने के लायक हो जाओगे कम से कम। ठीक से नहीं पढ़ा तो नालायक रहोगे, और तुम नालायक होना पसंद नहीं करोगे, मुझे मालूम है आप लायक होना पसंद करेंगे। बी पॉजिटिव। आपको वेक्टर सही से पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा अच्छे से, है ना, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब वेक्टर में हम लोग आते हैं वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन बहुत प्यार से बेटा सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। वेक्टर नोटेशन, ठीक है, वेक्टर नोटेशन बहुत आराम से सुनिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए बेटा, वेक्टर नोटेशन का मतलब होता है वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। जैसे देखिए, ये जैसे फोर्स है, फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। देखिए फोर्स को हम लिख देंगे F और ऊपर एरो लगा देंगे, इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो F के ऊपर एरो लगाएंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एनसीईआरटी में या कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल जो है बेटा डार्क लेटर से दिखाएगा, यानी बाकी लेटर में ज़्यादा थोड़ा डार्क कर देगा, ऐसे थोड़ा डार्क रहेगा ये ज़्यादा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को लगता है ऐसे हमेशा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखा देगा, बहुत डार्क फॉन्ट में दिख देगा, लिखा देगा, एकदम डार्क लेटर रहेगा वो। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो हमारा आंसर है नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होंगे, नेसेसरली होंगे। अगर मेरे को केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना बेटा, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो पता है क्या करेंगे, या तो सिंपली F लिख देंगे, या तो सिंपली F लिख देंगे। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो या तो F लिख देंगे, या फिर बेटा ऐसे लिख देंगे, F एरो लगा देंगे ऊपर, तो F वेक्टर है, तो मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड यानी मैग्नीट्यूड। या तो आप ऐसे लिखो, या F वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो ऐसे मॉड लगा दो, दो छोटे पैरेलल लाइन इक्वल लेंथ के खींच दो, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ F वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलो बोलो बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे, मेरे साथ बोलो, मॉड ऑफ F वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी वी आर कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, F लिखेंगे ऊपर कैप लगा देंगे, F कैप विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन। आप भी सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, अभी चिंता मत करो ना, बताता हूँ ना, परेशान मत हो ना, बस सब कुछ क्लियर कर दूंगा बहुत प्यार से। अच्छा देखो, वेलोसिटी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को V से लिखेंगे तो V ऊपर एरो, V वेक्टर। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय V वेक्टर। या फिर V जो है वो थोड़ा क्या होगा, डार्क फॉन्ट में रहेगा, यानी थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा बेटा, थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, जोर से बोलो। फिर देखिए मैग्नीट्यूड V से लिखो, या अगर आप V वेक्टर लिखे हो तो मॉड के अंदर ले लो, मॉड के अंदर लेने से मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन V कैप, डायरेक्शन V कैप, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, V ऊपर ऐसे लिखा हुआ कैप, यानी ओनली डायरेक्शन। जैसे सपोज करो आप भी बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, जैसे देखो देखो बेटा, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्या है, जोर से बोलो, बॉडी। अगर मैं बोलूं कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा, क्या करा, 10 न्यूटन का फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स किस तरफ खींचा, ईस्ट की तरफ, यानी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ खींच रहा हूं। तो अगर मुझसे कहेगा F वेक्टर, फोर्स लग रहा है F वेक्टर लिखो, तो बोलेंगे F वेक्टर है,
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए वेक्टर लिखना पड़ रहा है तो दिस इज मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड बेटा, 10 इज द नंबर, न्यूटन इज द यूनिट, 10 न्यूटन पूरा मिला के मैग्नीट्यूड। तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, अगर मैं केवल 10 न्यूटन लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, केवल बोले एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये गलत है क्योंकि एफ वेक्टर है, ऊपर एरो लगा है एफ वेक्टर, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे 10 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है ईस्ट, तो हम बोलेंगे 10 न्यूटन ईस्ट, ऐसे। अब जाके आया ये मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन है, यस, अब ये पूरा तरीके से सही हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ एफ वेक्टर लिखो, व्हाट इज मीन बाय मॉड ऑफ एफ वेक्टर? मॉड ऑफ एफ वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन है, ईस्ट है या 10 न्यूटन है, जल्दी बताओ बेटा, 10 न्यूटन है। तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर ने एफ वेक्टर और मॉड लगा दिया, दो पैरेलल लाइन के बीच में इसको रख दिया, तो बोलेंगे सर ओनली मैग्नीट्यूड लिख दो बस, 10 न्यूटन। देखो मैं 10 न्यूटन लिखूंगा, घबरा गए। ये क्या है बेटा, मॉड, मॉडुलस, पूरा नाम बोलते हैं मॉडुलस, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं मॉड ऑफ एफ वेक्टर या मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो केवल 10 न्यूटन है। अगर मुझसे कहेगा एफ कैप यानी डायरेक्शन, एफ कैप यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन है, 10 न्यूटन या ईस्ट, तो हम यहाँ ईस्ट लिख देंगे। इस तरह से पूरा काम चलता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए बेटा। अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वी हैव टू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड। एफ कैप विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन इज ईस्ट, सो इक्वल टू ईस्ट। तो कितना आसान है ये वेक्टर नोटेशन, ये बहुत बेसिक बात है बेटा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप हर छोटे से छोटे बेसिक पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आप परफेक्ट हो, बिल्कुल गड़बड़ ना करें, ठीक है। आइए अब आइए देखिए बेटा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए बेटा अब यहां पर वेक्टर नोटेशन इन अ डायग्राम, वेक्टर नोटेशन इन अ डायग्राम, वेक्टर नोटेशन इन अ डायग्राम। देखिए बेटा हम लोग डायग्राम बना करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सिंबॉलिक नोटेशन अभी पढ़े, सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन इसको बोलते हैं। अब वेक्टर नोटेशन इन अ डायग्राम, हमें डायग्राम बनाना होता है, वेक्टर डायग्राम बनाना होता है बेटा, हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में वेक्टर नोटेशन कैसे होगा, तो देखिए अब वेक्टर नोटेशन इन डायग्राम, तो डायग्राम में एक वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, लाइन सेगमेंट। वेक्टर को एक डायग्राम के तहत दिखाना है बेटा, तो हम एक क्या खींचते हैं, लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन जिसका दोनों एंड यहां और यहां है। ये जो लेंथ होता है बेटा, दिस लेंथ गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड। लेंथ इज रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जिस वेक्टर का आप वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं बेटा, तो ये जो लाइन की लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। उसके बाद इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो लाइन को जानते हो, लाइन जो बनाएंगे वो पहले से ये देख के बनाएंगे कि वेक्टर किस डायरेक्शन, अगर ईस्ट की तरफ तो लाइन ईस्ट की तरफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, नीचे की तरफ है नीचे की तरफ बनाएंगे, नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ की तरफ बनाएंगे। तो बनाएंगे ऐसा ही कि वो लाइन, पहले तो लाइन की लेंथ जो है मैग्नीट्यूड बताएगी, और अगर डायरेक्शन ऐसे है तो एरो बना देते हैं ऐसे, जिस तरफ भी वेक्टर उसी तरफ ये लाइन बनाएंगे, तीर बना देंगे, बिल्कुल एरो उधर ही की तरफ बना देंगे। इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं टेल, और इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। देखिए ये टेल है, ये हेड है, एरो इधर की तरफ है, मतलब वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसी तरफ लाइन बनाएंगे, उसी डायरेक्शन लाइन बनाएंगे, एरो भी इधर ही दिखा देंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे टेल, इस पॉइंट को बोलेंगे हेड। यहां से यहां तक जो लेंथ होगा बेटा, वो लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पॉइंट को बोलेंगे टेल, इसको बोलेंगे हेड। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये वेक्टर डायग्राम है बेटा, डरना नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं, सब सीख जाओगे।
भरोसा रखो, मैं सब सिखा दूंगा। मैं बहुत बेसिक पॉइंट्स टच करता हूँ, हर बेसिक पॉइंट टच करूंगा ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ही नहीं बचने दूंगा, आप सवाल ही नहीं सोच पाओगे कि क्या पूछे। इसलिए मैं हर बेसिक पॉइंट टच कर रहा हूँ। बोलो अब ये वेक्टर डायग्राम समझ में आया? वेक्टर डायग्राम में क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लाइन भी उसी डायरेक्शन में बनाएंगे जिधर की तरफ वेक्टर है, और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो एंड पॉइंट है ये टेल और ये पॉइंट हेड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर मैंने ऐसे खींचा और एक वेक्टर मैंने ऐसे खींचा, बताओ बेटा दोनों में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा छोटा? तो हम बोलेंगे सर ये लेंथ छोटी है, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ये लेंथ बड़ी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, ऐसे नहीं स्केल में लेकर के मेजर करेंगे भाई ये 1 मीटर का है, भाई ये 500 मिलीमीटर का है, ये नहीं करते हैं। केवल लेंथ से आइडिया लगता है, ऐसा नहीं कि लेंथ को मापेंगे और जो आएगा वही मैग्नीट्यूड, नहीं, केवल एक आइडिया लेने के लिए। अच्छा यार मैग्नीट्यूड है, बड़ा मैग्नीट्यूड है तो थोड़ा एरो ज़्यादा लंबा खींच लेंगे, थोड़ा लाइन थोड़ी ज़्यादा खींच देंगे। एक स्टडी के हिसाब से ये बनाया गया बेटा, ठीक। चलिए आइए ध्यान से सुने, बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा, बिल्कुल नहीं घबराएं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए बेटा ये एक ज़रूरी टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए ये सारे बेसिक पॉइंट जो मैं करा रहा हूँ बेटा, आपको बार बार तो नहीं कराऊंगा। ये सारे बेसिक पॉइंट जिन बच्चों को याद रहेगा वो बहुत आराम से, मैं आगे की जब थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसमें आगे थ्योरी बढ़ता जाऊंगा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, उस समय आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से, कि जहाँ जहाँ आप छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आ सकती हो सब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हुई थी भाई, समझने में दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं हर वो बेसिक पॉइंट टच कर रहा हूँ ताकि आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठे, ये सर ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, आपको आता है। अगर जो बच्चे प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं उनको आता है भाई, टेंशन नहीं है। अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए बेटा व्हेन टू वेक्टर्स इस तरह से ड्रॉ किया जाए, जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, सपोज दैट ये ए वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा और बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करा। तो जब दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन करते हैं बेटा, जब दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, देख रहे हैं इसका भी टेल यहाँ, इसके भी टेल यहाँ, तो इनके बीच का ये वाला जो स्मॉलेस्ट एंगल है, बाहर वाला नहीं अंदर वाला, ये एंगल, यही एंगल कहलाता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल, व्हेन द टेल ऑफ द टू वेक्टर एट सेम पॉइंट, तो द एंगल, जो छोटा वाला एंगल होता है, माइनर एंगल, ये नहीं, बड़ा वाला एंगल नहीं, छोटा वाला एंगल, ये नहीं, ये तो बाहर का एंगल है, इनसाइड एंगल इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या फिर ऐसा हो कि दो वेक्टर हेड टू हेड ऐसे मिल जाए, ज्वाइन हो जाए, है ना। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल, दिस इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेयर दिस थीटा इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आराम से मेरी बात सुनते रहना। तो जब दो वेक्टर के टेल एक ही पॉइंट पर हो या दो वेक्टर के हेड एक ही पॉइंट पर हो, तो ये जो माइनर एंगल होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल कहानी है, पहले आराम से सुनो, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, आप आराम से सुनो मेरी बात सुनोगे समझ जाओगे। तो दो वेक्टर टेल एक ही पॉइंट पर हो या दोनों वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पर हो, तो माइनर एंगल इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। मान लो जैसे सपोज दैट, बहुत आराम से सुनना, सपोज दैट मैंने आपसे कहा, लेट अस सपोज, अगर आपने कहा कि सर अगर सपोज दैट ऐसा हो कि ये ए वेक्टर है और दूसरे वेक्टर का ये बी वेक्टर है, अब सर बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हेयर
ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर तभी डिफाइन होगा जब दोनों का टेल टेल मिलेगा, दोनों का हेड हेड मिलेगा। यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिए, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल ये इस पॉइंट में मिल रहा है। तो माइनर एंगल यानी छोटा एंगल ये, बड़ा वाला एंगल ये, तो ये माइनर एंगल जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि ये एंगल डिफाइंड ही नहीं होगा। पहली बात तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो तभी डिफाइंड हो जाएगा जब टेल से टेल मिले या फिर हेड से हेड मिले। अब कैसे करेंगे भाई, अब कैसे करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालें? अगर मान लीजिए मैं डायग्राम बना के बोले 120 डिग्री और पूछ ले क्या 120 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ हेड टेल मिला है। एंगल तब बता सकते हैं जब टेल से टेल मिले या फिर हेड से हेड मिले। अब क्या करें भाई? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम बोलेंगे यार अब क्या करें यार, बड़ा विकट समस्या आ गया यार, इस सिचुएशन में डील कैसे करें? तो इस सिचुएशन में डील कैसे करेंगे, पहले ध्यान सुनना। जब हम वेक्टर डायग्राम बनाते बेटा, ये लाइन सेगमेंट ऐसे बनाते हैं, एरो ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन इधर है। हम किसी वेक्टर डायग्राम को उसी के डायरेक्शन में आगे पीछे भी तो बना सकते हैं। अरे भाई यहाँ न बना करके यहाँ बना दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? डायरेक्शन बदल गया क्या? लेंथ उतना ही रखना है क्या? मैग्नीट्यूड बदल गया क्या? नहीं, एक वेक्टर को उसी की डायरेक्शन में आप आगे या पीछे बना सकते हैं, बस आप घुमा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे तो थोड़ा ऊपर की तरफ बना दिए तो रॉन्ग, डायरेक्शन बदल गया, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। आप किसी वेक्टर को, जो वेक्टर को डायग्राम से जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायग्राम आगे भी तो बना सकते हैं, पीछे भी तो बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप टेल से टेल और या हेड से हेड भी मिला सकते हैं। कैसे? ये जो वेक्टर डायग्राम बनाया उसको आगे बना लीजिए, ये ए वेक्टर यहाँ है, इसको इसी की तरफ आगे की तरफ थोड़ा बना दिए, यानी ए वेक्टर यहाँ से यहाँ खिसका दिए, क्योंकि इस वेक्टर को हम उसी की डायरेक्शन में आगे खिसका सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बदला नहीं मैंने और लेंथ भी नहीं बदला। आप ए वेक्टर इसको मानने के बजाय इसको मान लीजिए, इसको छुपा देते बेटा। देखो ये दिस इज ए वेक्टर, देखो इसका टेल यहाँ है, हेड ये है और टेल ये है। अब दोनों का टेल मिल रहा है क्या? मिल रहा है, दोनों का टेल मिल रहा है। ये एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए टेक्निक क्या हुआ, एक चीज सीखने को मिला कि किसी वेक्टर डायग्राम को उसी की डायरेक्शन में आगे पीछे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां बनाने के बजाय यहां बना लीजिए, पीछे बना लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बोलेंगे सर ए वेक्टर को फिक्स रख लो, इसका हेड या इसका हेड भी मिला सकते हैं, इसको पीछे बना लो सर। हाँ बना लो, बी वेक्टर को पीछे खिसकाओ खिसकाओ खिसकाओ, टेल यहाँ आएगा, हेड पीछे आ जाएगा। ऐसे तो ये भी एंगल बिट, देखो आमने सामने अपोजिट एंगल इक्वल भी होता है। तो कुल मिलाकर के बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हेड और टेल मिलेगा। अब देखिए आपने ये समझा, देखो ध्यान से, बहुत आराम से सुनना बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल, मैं हूँ, आराम से समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने बोला ये 120 है, बताओ एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर पहले तो ये अभी एंगल डिफाइंड नहीं हो रहा है। एंगल डिफाइंड तभी होगा जब टेल से टेल मिलेगा या फिर हेड से हेड मिलेगा। तो अब इसको आगे खिसका देंगे, मन में सोचो, आगे खिसकाया, आगे खिसका दिया, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यानी जब भी हेड टेल मिले तो आप जिसका हेड है उसके लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा करके ये एंगल बना सकते हैं, है ना, कि सर ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा। ये एंगल जो होगा वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। और ये थीटा कितना होगा? पूरा ये एंगल 180 होता है बेटा, 180 डिग्री कंप्लीट। एक लाइन पे तो 180 डिग्री एंगल बनता है ना, तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थीटा जो होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्यों, गलत बताया मैंने क्या? हेड जैसे यहाँ समझाया, इसको आगे बढ़ाओगे टेल से टेल मिलेगा तो ये एंगल, यही एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। तो वही तो किया मैंने, बस पूरा नहीं बनाया, ये वाला लाइन समझ लिया कि आगे बढ़ गया, ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करा, 60 डिग्री इज द एंगल। यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है वाकई में। तो ये देखिए, ये आपको सीखना था, यही आपको सीखना है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये समझे और समझो। देखो देखो देखो, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। चलो इसको बताओ, अगर मैंने बोला ये और 30 डिग्री है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अगर मुझसे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताओ क्या करें? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे बेटा, तो ये जो लाइन है, देखो हेड मिल रहा है ना,
तो आप हेड वाली लाइन, जिसका हेड मिले उस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लिया, जो भाई आगे बढ़ा, जो हेड वाली लाइन उसको आगे, या फिर टेल की भी लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हेड वाली लाइन को आगे बढ़ा लिया, समझो ये टेल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हेड यहाँ से यहाँ पहुँच गया, टेल यहाँ से आ गया, ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये कितना होगा, तो 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। थोड़ा थोड़ा आया। एक वेक्टर को क्या आप टर्न कर सकते हैं? नहीं, टर्न नहीं कर सकते हैं। उसी डायग्राम को उसी के डायरेक्शन में पैरेलल आगे की तरफ या पीछे की तरफ खिसका सकते हैं, बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया तो टेल मिल गया, ये एंगल कहला गया। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत समझ में आनी चाहिए बेटा। अगर नहीं समझ में आएगी पंगा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आए वीडियो रिप्ले करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एक नोट्स में तो लिखो, रफ में 2-3 बार लिख लो, इसको समझ जाओगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं। आगे जब भी मैं वेक्टर के साथ हम लोग खेलेंगे तो फटाफट एंगल निकाल लेंगे। अब देखो, समझो ध्यान से, बहुत आराम से समझना बेटा। अगर मैंने आपसे कहा कि ये सर्कल है, मैंने कहा जब ये बॉडी यहाँ पर है, सुनना बेटा ध्यान से, जब ये बॉडी ए पर है तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन में यहाँ पर v1 वेक्टर यहाँ है, थोड़ा छोटा खींच लेते हैं, ये v1 वेक्टर है। और अब ये यहाँ पहुँच गया b पॉइंट पर, ये v2 वेक्टर है। मैंने बोला v1 वेक्टर और v2 वेक्टर में एंगल बताओ कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। तो बोले अरे मैं यहाँ तू वहाँ, अरे भाई कुछ तो मिल ही नहीं रहा, ना टेल मिल रहा, ना हेड मिल रहा, ना हेड टेल मिल रहा, कुछ तो मिले। तो हम बनाएंगे बेटा, इसको सोचेंगे आगे बढ़ा दो, इसको सोचेंगे पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ाओगे तो टेल यहाँ आएगा, हेड इसका यहाँ आएगा, टेल हेड मिल रहा, गड़बड़ हो गया। तो अब मैं इसको ज़रा सा आगे बढ़ा करके सोचूंगा, ये हेड इसका इधर पहुँच गया, टेल इसका यहाँ पहुँच गया। देखो जैसे ये ट्रेन है, इसका आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, हेड यहाँ टेल यहाँ, तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री आएगा। तो हम बोलेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आई बात समझ में बेटा? इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए लेट अस सपोज, अगर मान लीजिए ये है, ऐसे मैं कहूँ कि ये सपोज दैट बेटा ये एक है, ए पर है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ये, और यहाँ पर है वेलोसिटी वेक्टर ये, और 60 डिग्री का एंगल। मैं बोलूँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। आप बोलेंगे अरे ये यहाँ और ये यहाँ कैसे बताएंगे सर? तो एक काम करते हैं ना, टेल है, टेल को पीछे खिसकाओ, हेड है, हेड को आगे खिसकाओ। अब हेड टेल मिल रहा है, हेड टेल मिलता तो एंगल तो डिफाइंड होता नहीं है, हेड वाली लाइन आगे खिसका देंगे, ये एंगल। अब ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, सारे बच्चों को पता होगा, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। 90 कितना हो गया? 180। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। ये 90 180 हो गया, इसको भी 180 करना होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा। लेकिन ये हेड मिल रहा है, ये टेल मिल रहा है, ये एंगल थोड़ी ना होगा। जब ये आगे बढ़ाएंगे इसका टेल मिलेगा तो ये 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। तो बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आज मैंने आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तक पढ़ा दिया अच्छे से। वेक्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, वेक्टर के बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। अगर ये बेसिक पॉइंट आपका मजबूत रहेगा आप परफेक्ट रहेंगे। अगर आपका ये बेसिक पॉइंट वीक रहा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो आज जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ नोट्स में अच्छे से लिख करके और आप जो है रफ में रिवाइज कर लेंगे। और फिर उसके बाद समझो बेटा डीपीपी बनानी है आपको। सेकेंड डीपीपी का सलूशन आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट डे मिल जाएगा। सेकेंड डीपीपी, उसके बाद स्क्रू गेज के क्वेश्चन, फिर वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन, फिर स्क्रू गेज के क्वेश्चन। उसका जो क्वेश्चन का सलूशन है वो भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। ओके, थैंक यू।